अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राबिया है। आज हम लोग एक नया सिस्टम शुरू करने लगे हैं, नर्वस सिस्टम। हमने ये पढ़ा था कि बॉडी के टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं। उन 11 सिस्टम्स में से हम एक सिस्टम शुरू करेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ स्मॉलेस्ट येट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द 11 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ टू टाइप्स ऑफ द सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम न्यूरॉन्स या न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो बॉडी के न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन और बाकी जो एसोसिएटेड फंक्शंस होंगे न्यूरॉन के से रिलेटेड, वो प्रोवाइड करेगा बाय द सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। ये फंक्शन क्या करता है? जो नर्वस सिस्टम है, इट वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज के अंदर रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर इस होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म को मेंटेन रखने में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब ये जो सिस्टम है ये ना सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज को रिस्पॉन्ड करता है, बल्कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आने को भी जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एग्जांपल लें तो मूवमेंट या पोस्चर जो है उसके मेंटेनेंस में नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सी भी ऐसी सिचुएशन देख ली है जहाँ से आपको रन करना है, तो उस रनिंग के टाइम पर आपके जो पूरे नर्वस सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है टू वॉक अवे फ्रॉम दैट डेंजर सिचुएशन। किस तरह से आप सेंसरी स्टिमुलस को लेकर जाएंगे कि ये जगह ख़तरे की जगह, वो आपका सारा जो सेंसरी मैसेज है वो हायर सेंटर तक लेकर जाया जाएगा। उस हायर सेंटर से एक एनालिसिस के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो कि एक मोटर रिस्पॉन्स होगा स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करें, और उसके रिजल्ट में जो है वो रनिंग की मूवमेंट होगी। नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा नर्वस सिस्टम? इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे ब्लड प्रेशर का चेंज होना या डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कैरी आउट करना, ये काम भी नर्वस सिस्टम जो है वो करता है। ठीक है, यानी जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो एक्टिविटी लें तो आपके जो सारे जीआईटी के विजरास हैं उसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स का सिस्टम होगा वो मैसेज को डिटेक्ट करेगा कि फूड आ गई है, फूड के इंटेक को डिटेक्ट करेगा, ये मैसेज लेकर जाया जाएगा टू द हायर सेंटर ब्रेन। ठीक है, वहाँ से इस मैसेज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आएगा कि अब हमने जो आपके स्मूथ मसल हैं ऑफ द स्टमक, इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करानी है कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर, एक स्मूथ मैनर में। इस तरह से फूड की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये हमने इसका फंक्शन देख लिया कि किस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। अब कौन से स्ट्रक्चर्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं? इसके अंदर ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, गैंग्लिया, एंटेरिक प्लेक्सस एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम को जो है वो बनाते हैं। अच्छा, अब ये नर्वस सिस्टम बाकी सारे बॉडी के सिस्टम्स की तरह किसी एक स्पेशल रीजन या एक छोटे से जो है वो एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ नहीं है। ये वो सिस्टम है जो पूरी बॉडी के अंदर रन किए हुए हैं। ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से शुरू होकर लंग्स तक एंड हो जाता है। मैक्सिमम 2 रीजन्स ऑफ द बॉडी को कवर किए हुए होते हैं। बट इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम आपके थ्रू आउट द बॉडी जो है वो रन किए हुए होते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स, और इन दोनों टाइप्स ऑफ नर्व्स की ब्रांचेस
गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में डेफिनेशन देख लेंगे कि गैंग्लिया क्या है। एंटेरिक प्लेक्सिस, ये बेसिकली न्यूरॉन्स का वो सिस्टम होता है जो आपके जीआईटी के को सप्लाई किया जाता है। एंड द सेंसरी रिसेप्टर्स, ये वो स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स होती हैं या वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एन रिसेप्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, अब हम नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन दो बेसिस पे करते हैं, एक एनाटमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो एनाटमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम पूरे नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं इंटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाली चीज़ें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास हर वो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो हम अभी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़कर आए थे, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो सारे पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि आउटसाइड द सीएनएस होंगे, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को निकाल के बाकी सारा जो नर्वस सिस्टम बचेगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। इसके अंदर अगर हम चीज़ें देखें तो कौन कौन सी आती हैं, अगेन उसी तरह से क्रेनियल नर्व्स आएंगी, उनकी ब्रांचेस आएंगी, 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आएंगी एंड देयर ब्रांचेस आएंगी, गैंग्लिया आएगा, सेंसरी रिसेप्टर्स आएंगे एंड एंटेरिक प्लेक्सिस आएगा। Every part of the nervous system outside the CNS is termed as peripheral nervous system. Now the functional organization. Function की बेस पे हम पूरे nervous system को divide करते हैं into the sensory part, integrative part and the motor function. Sensory part, अब वो सारे nervous system से उस सारे part of nervous system से मिलकर बना हुआ होगा जो कि sensation को receive करने से related है, ठीक है, जिसका काम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है और उसके बाद उस डिटेक्टेड स्टिमुलाई को कैरी करके लेके जाना है टुवर्ड्स द हायर सेंटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। वो सारी न्यूरॉन्स जो मैसेज लेकर जाएंगी फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर टर्म्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा जी, अब सेंसेशंस क्या होती हैं या स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई जो है वो चेंज इन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज स्टिमुलाई। ये डिटेक्ट किया जाता है बाय द स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ये डिटेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाया जाता है। इन सेंसेशंस को, ये जो सेंसेशंस हैं, इनको हम दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ आपकी जनरल सेंसेशंस एंड अदर वन इज़ स्पेशलाइज्ड सेंसेस। जो स्पेशल सेंसेस हैं वो हमारे स्पेशल ऑर्गन्स से लेकर जाए जाने वाले स्टिमुलाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आइज़ स्पेशल ऑर्गन है, ये क्या करते हैं, विजुअल स्टिमुलस को जो है वो कैरी करके जाते हैं टुवर्ड्स द हायर सेंटर। इसी तरह से नोज़ एक स्पेशल ऑर्गन है, वो सेंस ऑफ स्मेल को कैरी करके लेके जाता है टू द हायर सेंटर। दीज आर टर्म्ड एज स्पेशलाइज्ड सेंसेस, जो कि स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेस को लेकर जाएंगी। ऑन द अदर हैंड जनरल सेंसेस, जनरल सेंसेस के अंदर हमारे पास आती हैं पेन, टच, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्टिव वगैरह। फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम मसल्स, फ्रॉम विजरास, ठीक है, ये हमारे पास जो विजरा से लेकर जाई जाएंगी उनको हम विजरल सेंसेशंस बोलेंगे, जैसे स्टमक, आपके इंटेस्टाइन। इन विजरास से जो जनरल सेंसेशंस लेकर जाई जाएंगी उनको हम जनरल विजरल सेंसेशंस बोलेंगे। ये हो गया हमारा सेंसरी फंक्शन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम की। इंटीग्रेटिव फंक्शन जो है वो क्या करता है कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लाई गई है उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, ताकि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दोबारा आई जाए तो वो मेमोरी की फॉर्म में जो है वो स्टोर रहे। और उस एनालिसिस के रिज़ल्ट में एक मैसेज या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। दिस इज़ टर्म्ड एज इंटीग्रेशन। यानी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है उसका एनालिसिस होगा, उसको स्टोर किया जाएगा और उस एनालिसिस के रिस्पॉन्स में, उस एनालिसिस के रिज़ल्ट में एक एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। इस इंटीग्रेटिव फंक्शन में काम करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स तो जो सेंसरी मैसेज को लेकर जाएंगे,
मोटर न्यूरॉन्स वो होंगे जो आपके मोटर फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होंगे। ऑन द अदर हैंड इंटर न्यूरॉन्स वो होंगे जो मिक्सड होंगे सेंसरी और मोटर का, और इस तरह से ये हमारे पास CNS का पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी CNS इंटर न्यूरॉन टाइप से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ते हैं मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या है कि एक एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स को इलेक्ट करना मोटर रिस्पॉन्स कहलाता है। मोटर को हम फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ वॉलंटरी एंड द अदर वन इज़ इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी है उसको हम सोमैटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ये आपके मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको सप्लाई करता है। अगेन इसके अंदर वही सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाएंगी और सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगी। सोमैटिक सेंसरी वो होंगी जो सेंसेशंस को लेकर जाएंगी फ्रॉम द सोमा यानी स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी से, जबकि सोमैटिक मोटर वो होंगी जो मोटर होंगी और मैसेज लेकर आएंगी टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में हमारे पास आ जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे अपने विल के अंदर नहीं होती, जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड होता है। अगेन उसी तरह से ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स होंगे। सेंसरी कैरी करके लेके जाएंगी सेंसेशंस को फ्रॉम द डीप विजरास, ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल या ग्लैंड से सेंसेशंस को लेकर जाएंगी टूवर्ड्स द हायर सेंटर। और इसी तरह से ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स जो होंगी वो मोटर मैसेज को लेकर आएंगी फ्रॉम द ब्रेन टू द टारगेट टिश्यूज़। इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको हम एंटेरिक मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो इनवॉलंटरी टाइप, और ये GI ट्रैक के अंदर आने वाले जितने भी विजरास हैं उसको सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स या जो एंडोक्राइन टाइप ऑफ सेल्स हैं GIT के अंदर, जब हम सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, GIT का जब सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि किस किस तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की गई थी। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में एक्टिवेट हुआ होता है। नाउ द हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम पढ़ कर आए थे कि पूरा नर्वस सिस्टम 2 तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लाया। जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूरॉन्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट द चेंज इन एनवायरनमेंट विच इज़ नोन एज स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की एक एबिलिटी जो है इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी कहलाती है, और उस स्टिमुलस को कन्वे करना, कंडक्ट करना न्यूरॉन का फीचर है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूरॉन की, जबकि न्यूरोग्लायल सेल्स के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है और दूसरी प्रोसेसेस होते हैं। जो सेल बॉडी होती है वो एक न्यूक्लियस कंटेन किए हुए होती है जिसके अराउंड साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं सच एज लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के अंदर क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम पड़ा हुआ होता है जिसको हम नेजल बॉडीज़ बोल रहे होते हैं। अब क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम है तो ये इन्वॉल्व होगा इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड द रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई। यानी उस न्यूरॉन पे रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे वो प्रोटीन के थ्रू जो है वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मल ऑर्गेनली नेजल बॉडीज़ के अलावा हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है जिसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स और आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दोनों होते हैं। अब फाइब्रिल्स हैं तो ये क्या किससे मिलकर बने हुए होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बने हुए होंगे और ये बॉडी के
सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ऑन द अदर हैंड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा वो हेल्प करेगा इन द मूविंग ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन. जो एजिंग न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लिपोफ्यूसिकन बोलते हैं. ये लिपोफ्यूसिकन बेसिकली एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्रेन्यूल होता है जिसके अंदर आपके जो सारे डिग्रेडेड लाइसोसोमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्यूमुलेट हुए होते हैं. ये लिपोफ्यूसिकन does not seem to cause any harm to the neuron as it ages. लेकिन जैसे जैसे न्यूरॉन की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे लिपोफ्यूसिकन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता. इसी तरह से जो सेल बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो रेंज करेगी फ्रॉम स्मूथ टू वेरी बम्पी. These bumps are caused by many small projections known as somatic granules of the spines, which increases the surface area for the interaction with other nerve cells. यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो या तो स्मूथ होगी या फिर क्या होगी, वेरी करती है फ्रॉम स्मूथ टू द बम्पी. और इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पाइंस कहलाती हैं, और ये इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया फॉर इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज़ नर्व फाइबर. नर्व फाइबर जो है वो एक जनरल टर्म है जो न्यूरोनल प्रोसेसेस या एक्सटेंशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सप्लेन की जाती है. इन नर्व एक्सटेंशंस को फंक्शन की बेस पे हम डेंड्राइट और एक्सॉन में डिवाइड कर देते हैं. डेंड्राइट वो नर्व प्रोसेसेस होती हैं जो रिसीव करती हैं मैसेज को और कन्वे करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी. दे यूजुअली आर शॉर्ट, टेपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड. Greater the branching, greater will be the surface area of neuron for receiving the synaptic communication from other neurons. Synapse क्या होता है ये हम थोड़ा सा मसल वाले चैप्टर में पढ़ाए थे. इसी तरह से डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म के अंदर नीजल बॉडीज़ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और दूसरे जो गोल्जी आपके जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं टू कैरी आउट द सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल वो सारे प्रेजेंट होंगे. जो डेंड्राइट की सेल मेम्ब्रेन होगी उसके पास एज़ कम्पेयर टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी ज़्यादा रिसेप्टर साइट्स होंगी फॉर बाइंडिंग द केमिकल मैसेंजर फ्रॉम द अदर सेल्स. सो दे हैव मैनी मोर साइट्स दैन द सेल बॉडी. इसी तरह से इन रिसेप्टर्स के नंबर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय द स्मॉल बम्प्स और द प्रोजेक्शंस, एंड दीज projections are termed as dendritic granules of the spines. अब हम बात करते हैं एक्सॉन की. एक्सॉन वो एक्सटेंशन होगी जो कि मैसेज को कन्वे करेगी फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एंड, और ये वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द डेंड्राइट्स. एक्सॉन की लेंथ अगेन उसी तरह से वेरी करती है फ्रॉम लेस देन 1 मिलीमीटर टू एज लॉन्ग एज यू आर लॉन्ग. बॉडी के कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स 1 मिलीमीटर से भी छोटे होंगे और कुछ इतने बड़े होंगे जितनी आपकी एक इंडिविजुअल की लेंथ हो सकती है. सिंगल एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्सिस टूवर्ड्स अनदर न्यूरॉन, अ मसल फाइबर और अ ग्लैंड सेल. एक्सॉन मैसेज को या तो किसी और न्यूरॉन को सेंड करेगा, मसल फाइबर को करेगा या ग्लैंड सेल को करेगा. So axon is a long, thin, cylindrical projection that often joins the cell body to a cone-shaped elevation known as axon helix. Axon helix is the initial segment of the axon. ठीक है कि एक्सोन का वो पार्ट जो कि एक्सोन हेलिक्स के पास होगा उसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. ये न्यूरॉन की सेल बॉडी थी. इस सेल बॉडी के अंदर वैसे ही सारे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बाकी ऑर्गेनेल्स हैं. इसके एंटीरियर जो है ये प्रॉक्सिमल हमारे पास कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. दीज ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स आर द डेंड्राइट्स जो कि मैसेज को कन्वे करेंगे टूवर्ड्स द सेल बॉडी. अगेन इसमें भी वैसे ही सारे साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी,
और बाकी ऑर्गेनेलीज होंगे। सेल बॉडी के नेक्स्ट जो स्टेप होता है या नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन का जो है वो पार्ट जो कि नीजल बॉडी फ्री होता है उसको हम एक्सोन हेलिक्स बोलते हैं, या इनिशियल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सोन हेलिक्स कहलाता है। उसके बाद ये सारा जो फाइबर नज़र आ रहा है दिस विल बी द एक्सोन, और एक्सोन अपने एंड पे छोटे छोटे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर चला जाता है जिसको हम टर्मिनल एक्सोन बोलते हैं, और उन टर्मिनल एक्सोन के एंड पे हमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम साइनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। In most of the neurons, impulses arise at the junction of axon helix and the initial segment, an area called the trigger zone, and then travel along the axon. कि most of the neurons में कहाँ पे impulse start होती है, एक्सॉन हेलिक्स के अंदर, इनिशियल सेगमेंट के अंदर, और उस टोटल सेगमेंट को हम ट्रिगर जोन बोलते हैं। इस ट्रिगर जोन से होती हुई ये सारी नर्व जो है वो एक्सॉन के अलॉन्ग जाती है। ट्रिगर जोन के अंदर नीजल बॉडीज़ नहीं होती एंड दे हैव मैनी वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये समझे बहुत सारे गेट्स होते हैं इसके अंदर। एन एक्सॉन कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। साइटोप्लाज्म जो होगा उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, और उसके अराउंड की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। Along the length of the axon, side branches called the axon collaterals may branch off, typically at the right angle to the axon. एक्सॉन के रास्ते में अगर आपके एक ब्रांच निकल रही है जो कि राइट एंगल होगी टू द एक्सॉन, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो उसको हम एक्सॉन की जो है वो कोलेट्रल ब्रांच बोलते हैं। Axon and its collaterals end by dividing into many fine processes known as axon terminals. Now synapses. Communication between two neurons or between neuron and an effector cell muscle हो सकता है, ये gland cell होता है, is termed as synapse. Synapses से ऊपर वाला proximal जो होगा उसको हम प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। इज़ द सेल दैट प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि कैरी करता है नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द साइनेप्स। इट इज़ द सेल दैट सेंड्स द सिग्नल्स, एंड द पोस्ट साइनेप्टिक सेल वो सेल होगा जो रिसीव करता है सिग्नल को। ये नर्व सेल भी हो सकता है, ये मसल सेल भी हो सकता है। मसल सेल के केस में हम इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। The tips of some of the axon terminals swell into bulb-shaped structure known as synaptic end bulbs. Others exhibit a string of swollen bumps known as varicosities. ठीक है, यानी अगर आइसोलेटेड स्वेलिंग बल्ब होगी, बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम साइनेप्टिक एंड बल्ब्स बोलते हैं। और इसी तरह से स्ट्रिंग ऑफ स्वेलिंग बम्प होगी, यानी उसके एंड पे सारी स्वेलिंग आएगी, तो फिर हम इसको वेरिकोसिटीज़ बोलते हैं। साइनेप्टिक एंड बल्ब हो या वेरिकोसिटीज़ हों, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जिसके अंदर एक केमिकल स्टोर किया जाता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, कि हमारे पास एक न्यूरॉन का एंड स्ट्रक्चर आएगा और दूसरा हमारे पास इफेक्टर सेल होगा। ये हमारे पास जो सेंड कर रही है टूवर्ड्स द साइनेप्स उसको हम क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो दूसरी रिसीविंग सिग्नल होती है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। इसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ मॉलिक्यूल that released from the synaptic vesicles that excite or inhibit the post-synaptic neuron, muscle cell or a gland cell. न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो केमिकल होता है जो रिलीज़ किया जाता है जब एक नर्व इम्पल्स अपने टर्मिनल एंड तक पहुंचती है। इस मैसेज के रिस्पॉन्स में जो प्री साइनेप्टिक वेजिकल्स होती हैं या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो साइनेप्टिक वेजिकल्स होती हैं वो केमिकल को रिलीज़ कर देती हैं। ये केमिकल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को या एक्साइट करता है या इनहिबिट करता है।
न्यूरॉन्स वर लॉन्ग थॉट टू लिबरेट जस्ट वन टाइप ऑफ न्यूरोमीटर। बहुत अरसे तक सिर्फ ये कंसीडर किया जाता था कि न्यूरॉन सिर्फ एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ कर सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि मैनी ऑफ द न्यूरॉन्स कंटेन 2 और मोर or even 3 neurotransmitters, and that the release of the second or the third neurotransmitters from a presynaptic neuron may depend upon the frequency of activation of neuron। कि अब एक न्यूरॉन से मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, एंड द रिलीज ऑफ दिस neurotransmitter depends upon the activation frequency of activation of the neuron, कि कितनी बार वो न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है, एंड सम अदर फैक्टर्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो जंक्शन जहाँ पे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है वो मीट कर रहे होंगे, दैट पॉइंट ऑफ साइनेप्सिस या पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन विल बी टर्म्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। स्पेस जो होती है उसको हम न्यूरो साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर तक, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैसेज जो है वो पार्शली इलेक्ट्रिकल होता है, पार्शली केमिकल होता है। एक नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रही होती हैं, और एंड पर आकर वो केमिकल रिलीज़ करता है, विच इज़ अ केमिकल पार्ट ऑफ द मैसेज। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, विच इज़ नोन एज एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या मसल के ऊपर लगी सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ अटैच करता है। इसकी अटैचमेंट विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट कर देती है मसल को, और इस तरह से पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल है वो शुरू हो जाता है। एसिटाइलकोलिन जो है ये टेम्परेरी होता है। जब इसका काम हो जाता है तो या तो ये एंजाइम के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, या फिर ये वापस जो है वो टेकन अप कर लिया जाता है बाय द साइनेप्टिक वेसिकल्स। नाउ द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इन न्यूरॉन्स वेरी करते हैं साइज़ एंड शेप में। सेल बॉडीज़ का डायमीटर जो है वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर 135 मिलीमीटर तक हो सकता है, और इसी तरह से इसकी ब्रांचिंग का पैटर्न भी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सेम केस एक्सोन के साथ भी है कि एक्सोन सबसे छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा भी इन योर बॉडी हो सकता है। इस बेस पर हम बॉडी को जो है वो 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स एंड द यूनिपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं और एक एक्सोन होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एंड ऑल आर the axon branch that extends into the periphery